बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं, आपको याद दिला दें कि जो 2024 में इंतखाबात हुए थे उसमें बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जीत के गए थे। और वो एक ऐसे कैंडिडेट थे जो दो जगहों से जीत के गए थे, यानी कि गांदरबल और बड़गाम दो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन उनके पास फिर एक ऐसा मौका आया कि उनको चूज़ करना था, क्या वो गांदरबल को चूज़ करेंगे या बड़गाम को चूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताते चले कि जो मेंबर पार्लियामेंट उनकी कैंपेनिंग चला रहे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था जहां से उमर अब्दुल्ला ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रहेंगे, लेकिन उसके बरक्स हुआ और उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल की सीट चुनी। हालांकि उन्होंने वहां पर कम वोट से जीता था, बड़गाम में उन्होंने ज़्यादा वोट से जीता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पहले ही अगर हम देखेंगे मेंबर पार्लियामेंट का जो वो वर्ड था वो गलत साबित हुआ और उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल को चुना। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़गाम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें अभी जो सियासी सरबराही है वो नहीं है या सियासी क़यादत जो है वो नहीं है। और बड़गाम के लोग जो उनके मुतालबात है वो किसको बोलेंगे वो, और लोगों के अगर हम देखेंगे कि वो उनके मुश्किलात क्या है, ख़ास तौर पर अशियाई खुर्दनी की चीज़ों की बात करेंगे, मार्केट इन्फ्लेशन की बात करेंगे या रोज़मर्रा के जो मसाइल है वो अब बोलने जाएंगे तो जाएंगे किसके पास? क्या वो गांदरबल उमर अब्दुल्ला के पास जाएंगे या वो मेंबर पार्लियामेंट के पास जाएंगे? लेकिन अगर हम देखेंगे बड़गाम के लोग दोनों साइड से पिस रहे हैं और बड़गाम में इस वक्त जो सियासी मंजर है वो मुख्तलिफ है बाकी इलाकों से। तो अगर हम बात करेंगे, आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट है, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बड़गाम के इस पॉलिटिकल सिनेरियो को ये किस तरीके से देखते हैं और जो वादा बड़गाम के लोगों के साथ किया गया था उस चीज़ को ये कैसे देखते हैं। अगर साहब पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो अगर हम बड़गाम की बात करते हैं, क्योंकि बड़गाम की हिस्ट्री पर अगर हम नज़र डालेंगे, ज़्यादातर यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं वो आउटसाइडर्स यानी कि आउट ऑफ बड़गाम से वो आए हैं बड़गाम में कॉन्टेस्ट करने इलेक्शन, और उन्होंने यहाँ पर जो है क़यादत की है। लेकिन फिर एक बार हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बड़गाम के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया। क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, उन्होंने वर्ड दिया था कि जहां पर मार्जिन ज़्यादा होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंटेशन उमर अब्दुल्ला की होगी। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इज़्ज़त अफजाई हमेशा से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी हो या बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बख्शी है राइट फ्रॉम 47 से, उस इज़्ज़त अफजाई, उस उखवत का वैसा जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं दिया। बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बड़गाम को हमेशा एज ए स्टेपनी यूज़ किया, स्टेपनी से देखा भी। यही वजह है कि उमर साहब आए, इलेक्शन लड़ा उन्होंने 2024 का, यहाँ वो सैर सपाटा उन्हें किया और चले गए अपने जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी चले गए। क्योंकि उनने हमेशा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बड़गाम को एज अ ऑप्शन बी रखा है, नॉट एज अ ऑप्शन ए। उसी के चलते, उसी ट्रेडिशन को बरकरार रखते उमर अब्दुल्ला आए। उनको लगा कि एंटी इनकम्बेंसी मेरी गांदरबल में काफ़ी ज़्यादा है, शायद मेरा वहाँ से जीतना मुश्किल है, तो स्टेपनी को यूज़ किया जाए, प्लान बी को यूज़ किया जाए। मगर जब प्लान ए क्लिक हुआ, प्लान ए एग्जीक्यूट हुआ, तो उनने स्टेपनी को, प्लान बी को उधर ही ड्रॉप करके अपने घर चले गए वापस। तो अगर साहब हम बात करेंगे जो लोगों के मसाइल है, दफ़ा 370 या 35A को हम नहीं यहाँ पर उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है नेशनल इशू है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोगों के मसाइल की बात करेंगे, ख़ास तौर पर इस वक्त अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो ख़बरों में चीज़ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी रही है। क्योंकि हर महीने देखा जाता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ़ी को इंक्रीज़ किया जाता है। उस पे अगर हम बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग वो चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि मीटर्स की बात तब बाद में करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी हम जहलम में फेंकेंगे मीटर्स को। लेकिन फिर आज जो है जीत के वो आए, इस वक्त कमांड जो है उनके पास है। अब इस वक्त वो कह रहे हैं कि 100% मीटर्ड एरिया होना चाहिए, तभी लोगों को अच्छी बिजली फराहम होगी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये बदकिस्मती है कि जो रेटोरिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मकसद होता है, ये उनके लीडरों का जो मकसद होता है, उनका मकसद सिर्फ हुसूल इक़्तिदार है
کہ ہم کیسے پاور میں آئے، اور وہ پاور، وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سا ہتھ کنڈا استعمال کرنا پڑے. لوگوں کو جذباتی بناؤ، لوگوں کو 370 کا لالی پاپ دکھاؤ، لوگوں کو دلی کے خلاف اکسایا جائے. یہ سب چیزیں لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس یہ چیزیں کر کے ہم اقتدار میں آ سکتی ہیں. تو وہ ان چیزوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. جہاں بات رہی میٹر کی، میٹر لوگوں کے خواہشات کے خلاف ہے، اور لوگوں کا یہ جائز بھی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری آمدنی ہے، جو ہمارا انکم ہے، اس انکم کو مد نظر رکھ کے ہم میٹر کی جو بجلی ہے بل آئے گا میٹر سے، وہ ہم پے نہیں کر پائیں گے. کیونکہ اس چیز کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے، سینٹیمنٹ ہے کہ عمر عبداللہ صاحب نے اسی چیز کو پیچ کیا تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو. اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے ایل جی صاحب کی زبان بولنی شروع کی. اگر 2019 سے جب یہاں کا گورننس رول تھا، ایل جی رول تھا، اگر تب میٹر خراب تھا تو اچانک جب عمر عبداللہ چیف منسٹر بنے تو میٹر کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس سے یہی لگتا ہے کہ ہمیں خالی لوگوں کے جذبات کو چھیڑنا ہے، ان کو پیچ کرنا ہے اور اقتدار پر قابض ہونا ہے. اس کے لیے جو بھی قسم وعدے کرنے درکار ہوں گے ہم وہ کریں گے، مگر ایٹ دی اینڈ بیٹھنا ہمیں کرسی پر ہے، نہ کہ لوگوں کو کوئی آسائش دینی ہے، چاہے وہ سیاسی طور ہو یا ان روزمرہ ایشوز کو لے کر ہو. تو اگر ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے، کیونکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ آپ وابستگی رکھتے ہیں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی حالانکہ کم سیٹس انہوں نے لی اسمبلی انتخابات میں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں گے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بڑا جو ہے جموں کشمیر کی پالیٹکس پہ اثر رہتا ہے، ایک بڑا شیئر ان کو رہتا ہے. تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایز این اپوزیشن ان چیزوں کو کیوں نہیں کانٹریکٹ کرتی ہے؟ دیکھیے، بالکل اس میں حالانکہ کوئی یہ چھپی بات نہیں ہے کہ پی ڈی پی کو اس وقت منیمل مینڈیٹ ملا، مگر اس منیمم مینڈیٹ میں بھی ہماری جماعت نے، جو ہمارے ساتھی اس وقت وحید الرحمان پرا صاحب کی اگوائی میں اسمبلی میں ہے، وہ ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی بن سکے کشمیر کے مفادات کے، یہاں کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ، وہ بالکل اس پر کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے تحفظات محفوظ رہیں. یہی وجہ رہی کہ جب انہوں نے ایک ایمبیگیوس ریزولوشن لایا اسمبلی میں، وہ ایک فارمیلٹی تھی. کل کو جب عمر عبداللہ آتے لوگوں کے، وہ تو کہتے میں نے تو اپنا کام کیا، میں نے تو ریزولوشن پاس کیا. مگر یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہمارے ساتھی جو اسمبلی میں ہیں، انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا. جو لفاظیت اس ریزولوشن میں تھی ان کو کشمیریوں کے سامنے لایا کہ اس ریزولوشن جس طریقے سے قرارداد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اس سے یہی لگتا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری بحثیت اپوزیشن، بحثیت حزب اختلاف ہے، وہ ہم بھرپور انجام دیں گے. تو آخر میں بڑگام پہ پھر سے آئیں گے، کیونکہ بڑگام اور نگروٹا سیٹ پہ جو ہے نئے سے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ دیویندر سنگھ رانا جی جو ہے وہ انتقال کر گئے، تو وہاں پر بھی انتخاب نئے سے ہونے، اور بڑگام میں اس وقت ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو اس پہ بھی انتخابات ہونے والے ہیں. تو کہنے میں یا سننے میں اگر ہم دیکھیں گے، یہ کہا جاتا ہے کہ نیا چہرہ جو ہے بڑگام آ سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا تو عمر عبداللہ کے خاندان سے ہی کوئی ہو سکتا ہے یا کوئی پارٹی کا سینئر لیڈر ہو سکتا ہے. تو کیا کچھ کہیں گے آپ بڑگام پہ اس سلسلے میں؟ دیکھیے، اس میں اس وقت لوگوں کا رول زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت اس کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں روشنی کی طرف جانا ہے کہ ہمیں اندھیرے کی طرف جانا ہے. کیونکہ پچھلے 30 سال سے، اگر ہم 2002 سے لے کر 2014 تک جب لاسٹ اسمبلی الیکشن ہوا، آپ دیکھیے کہ باقی کانسٹیچوئنسی کو کمپیئر کر کے دیکھیے آپ بڑگام کو کہاں پاتے ہیں. یہاں بیسک ایشوز کو لے کر پرابلم ہے، پانی کو لے کر پرابلم ہے، سڑک کو لے کر پرابلم ہے، ایجوکیشن کو لے کر پرابلم ہے. یہ بھی ایک ایگریکلچر ڈسٹرکٹ ہے، مگر یہاں کا ایگریکلچر کتنا کم ہوا ہے. یہ چیزیں ہیں، یہ لوگ جو چیزیں فیس کر رہی ہیں، تو اس کی روشنی میں اس وقت لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کیا ہمیں یہ جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس ناانصافی کا ازالہ کرنا ہے یا سٹیپ نہیں بننا ہے. کیونکہ بڑگام ایک یہ کانسٹیچوئنسی، اس کے لیے کافی محدود ٹائم ہے، کیونکہ یہی 4-5 سال میں بڑگام میں جو پچھلے 30 سال سے نیشنل کانفرنس نے یا کسی شخص نے جو ناانصافی کی ہے وہ کمپنسیٹ کرنے، کیونکہ 2029 سے یہ سیٹ ریزرو فار لیڈی ہے.
वो चीज़ को देख के यहाँ के लोगों को ये फैसला करना है, क्या उनको एज ए स्टेपनी बन के रहना है या कुछ करना है, ये चीज़ें जो हैं, ताकि बडगाम भी एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज उनके बराबर पर आए। ये देखिए एग्रीकल्चर यहाँ कितना कम है, इरिगेशन कितना कम हुआ है यहाँ, फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है क्योंकि कल्टीवेशन कम हो गई है। आप आज भी देखिए मेन टाउन, अगर हम मेन टाउन की अभी बात करें, ये आज भी अगर जल जीवन मिशन स्कीम है, हर घर जल, हर घर नल, बडगाम टाउन ही क्यों कंटामिनेटेड पानी पी रहा है? इसी तरीके से काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो उनकी रोशनी में कि यहाँ के लोगों पर इस वक्त जिम्मेदारी है कि उनको एक फैसला, डिसाइसिव फैसला करना है कि हमें खसारे की तरफ में रहना है कि हमें यही स्टेप नहीं बनकर रहना है, यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल रिहेबिलिटेट करना है। अगर कोई शख्स, जो नाम इन दिनों आया था, वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गया है, उसको अपने खुद के लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो उसकी क्या तुक बनती है कि वो बडगाम के लोगों की तर्जुमानी करे, जब उसको अपने लोगों ने, अपने घर के अफराद खाना ने हराया? तो क्या बडगाम खाली पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन है? उसने कहीं से हारा तो अब उसको यहाँ पर पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन मिलेगी? क्या बडगाम के लोगों का वोट का मकसद यही है कि लोगों को उनको रिहेबिलिटेट करे, उनको वो सैलरी मिले, या पॉलिटिकल लॉन्च करना? अगर किसी को अपना किड लॉन्च करना है, ठीक है, उनकी लेगेसी है, उनको लेगेसी आगे बढ़ानी है, मगर बडगाम ही क्यों? वो क्यों नहीं गांधरबल में उनको लॉन्च करेंगे, जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है? बडगाम ही क्यों? इसका यही है कि वो बडगाम को मान के चलेंगे, बडगाम बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टेपनी है, कोई भी आ सकता है, वो स्टेपनी का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपके वसादत से यहाँ के लोगों को फिर से मोदबाना गुजारिश करूँगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है, 6 महीने बीत गए, अब खाली 4.5 साल का टाइम है, तो सोच समझ के फैसला कीजिए कि आपका फ़ायदा किस में और आपका खसारा किस में। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। तो अगर हम बात करेंगे, हम जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, जमहूरी निज़ाम में हर किसी फ़र्द को ये राइट दिया गया है कि वो अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी चॉइस पे जो है वो अपना लीडर चुन सकता है। लेकिन जब बडगाम की हम बात करते हैं, बडगाम में पिछले जो असम्बली इंतखाबात हुए 2024 में, उसके बाद देखा गया कि जो ही उमर अब्दुल्ला ने बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को क्विट किया और गांधरबल को चूज़ किया, उसके बाद जो है बडगाम विदाउट रिप्रेजेंटेशन है असम्बली में। और साथ साथ में अगर हम पार्लियामेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि बडगाम का मेन टाउन जो है वो बारामूला पार्लिमानी सीट के साथ जो है वाबस्ता है, और वहाँ पर भी जी अगर हम देखेंगे इस वक्त जो बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के MP है वो जेल्ड है, लेकिन बडगाम के रिप्रेजेंटेशन ना वहाँ है और ना यहाँ है। अब बडगाम में नए इंतखाबात होने वाले हैं और अब की बार ये देखा जाएगा कि बडगाम के लोग अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कौन से लीडर को वो वोट अपना देंगे। ज़िला बडगाम से मैं केसर TV के लिए नूरुल अमीन।